हाँ, अनिल मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े आप बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके, बड़ा वो आपको याद करते रहते हैं, आप उनको ट्विटर पे लगातार। तो उस प्रतिमा के खिलाफ इस प्रकार की जो नकल बातें की, मैं अपने शब्दों से बोल नहीं सकता उन बातों को। और जो है क्या बोलते हैं, हमें अम्बेडकर का नाम मिटाना, नाम खत्म करना है, बेसिकली उनका ये कहना है ना। ट्रक में मूर्ति थी और अंदर घुसने नहीं दिया गया ट्रक। उस समय बहुत कुछ बवाल हुआ। उस दिन आप क्या वहां पे मौजूद थे? क्या कुछ हुआ था उस दिन? हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर देंगे, है ना, और सनातन की स्थापना करेंगे। तो अनिल मिश्रा की तरफ से ये तर्क आता है कि भाई जब बाबा साहब मूर्ति पूजा का और मूर्ति का विरोध करते थे तो आप लोग क्यों बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में? प्रशासन लगा, SDM, कलेक्टर, SP सब लगे, तो उन्होंने जिस रास्ते से बारात निकलने वाली थी वो रास्ते में उनकी घर की दीवार पर गिरा दी। देखिए, हम किसी के बाप से नहीं डरते। उनके खुद के भाई पे एट्रोसिटी एक्ट लगा है। वो खुद उनका भाई हमारे दलित समाज के, अहिरवाड़ समाज की एक शादी के अंदर उत्पात मचाया उसने। ये बताइए, आप चंद्रशेखर आजाद से भाई से कब पहली बार कब मिले थे? क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका उस टाइम का? कुछ बताइए हमको। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 1500 प्लस गाड़ी निकाली थी। पूरा देश हिल गया था उस समय पे। ओके, रैपिड फायर में आपके लिए पहला सवाल ये है कि इनमें से बेहतर सीएम कौन है, बहन जी, अखिलेश जी या फिर योगी जी? और अगर मैं कहूँ आप चंद्रशेखर भाई के लिए एक एडवाइस, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर और भीम आर्मी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के ही आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील अस्ते जी। सुनील अस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं वकार भाई? ठीक है आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और बताइए, सब मजे में चल रहा है? हाँ, अभी तो मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा सर, संघर्ष जब आपने संघर्ष की शुरुआत करी दी है तो मैं एक सवाल से शुरू कर लेता हूँ। आज अब मैं इंटरव्यू वैसे मैं करता नहीं हूँ, बहुत कैजुअल रखता हूँ, लेकिन सवाल से आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि आप एक आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं वकील साहब, उनसे बड़ी खार खाए रहते हैं आप, क्या चक्कर है? जी जी जी। हाँ, अनिल मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं। आप बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके, बड़ा वो आपको याद करते रहते हैं, आप उनको ट्विटर पे लगातार। नहीं, अनिल मिश्रा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हमारी वैचारिक लड़ाई है, और जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ है, यहाँ तक कि जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक के खिलाफ है, वो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हमारी उनसे हमेशा वैचारिक लड़ाई जन्मों जन्मांतर तक चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो क्या दिक्कत क्या है अनिल मिश्रा से? बड़ा ही खार खाए रहते हैं आप, क्या मसला है? देखिए, क्या है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश थे, सुरेश कुमार केस साहब, उन्होंने पहले अशोकनगर में प्रतिमा लगाई। उसके बाद फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में पूरा ऑर्डर पास हो गया प्रतिमा लगाने का। तो यहाँ की जो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो मनुवादी वकील हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इन लोगों ने उसका विरोध किया। तो वो प्रतिमा का जो मामला है वो बीच में उलझ गया, यहाँ तक कि इवन प्रतिमा तक हाई कोर्ट में के सामने परिसर में आ गई थी। तो उस प्रतिमा के खिलाफ इस प्रकार की जो नकल बातें की, मैं अपने शब्दों से बोल नहीं सकता उन बातों को। तो उससे पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, जो SC ST OBC अल्पसंख्यक, इवन सामान्य जो ब्राह्मण, राजपूत और बनिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो बाबा साहब संविधान को में अपनी आस्था रखते हैं, वहाँ तो उनको तक बुरा लगा। तो इन सब चीज़ों से बड़ा माहौल मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल अभी इस तरीके का नहीं चल रहा है, और सरकार भी इस तरफ चुप है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों के संरक्षण में वो व्यक्ति अनार्गल टिप्पणी कर रहा है। नहीं तो अगर इस प्रकार की टिप्पणी अगर किसी और महापुरुष के ऊपर या किसी इवन देवी देवता के ऊपर टिप्पणी की होती, तो अभी तक उसको NSA लगाकर जेल में डाल दिया जाता। हाँ, अनिल मिश्रा तो ओपनली कहते हैं ना कि जी वो संविधान तो BN राव ने लिखा है। अनिल मिश्रा तो ओपनली कह रहे हैं कि भाई संविधान BN राव ने लिखा है
और जो है क्या बोलते हैं, हमें अम्बेडकर का नाम मिटाना है, नाम खत्म करना है, बेसिकली उनका ये कहना है। वो प्रण लेके बैठे हैं इस देखिए बात पे। देखिए BN राव साहब का भी हम सम्मान करते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में कोई बात नहीं करना नहीं चाहते, लेकिन एक बड़े IPS और IAS अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई थी इसी दौरान, तो उन्होंने कहा कि जब ये अनिल मिश्रा ने ये मामला उठाया तब जाके हमें मालूम पड़ा है कोई BN राव नाम का भी कोई व्यक्ति है। और जहाँ तक हमने रिसर्च किया तो BN राव साहब एक मतलब क्लर्क थे, और ऑफिस में जिस प्रकार से मतलब जो अधिकारियों की या जो समय के जो नेता हुआ करते थे उनके उनकी उसमें ड्यूटी में लगे रहते थे। अच्छा। तो हम्म। BN राव का कोई खास रोल नहीं है, और मैं इस मुद्दे पे ज्यादा वो मतलब बात भी नहीं करना चाहता कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, और पूरा देश पूरा विश्व उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की वो देता है उपाधि। हम्म। उसके बाद फिर भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, और अभी अमेरिका में भी उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है। तो इन सब चीज़ों से तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत देश के अंदर जो ये बहुजन समाज एकजुट हो रहा है इसको किस प्रकार से विखंडन करें। तो ये हम इनके लेकिन जो मनुवादी मंसूबे हैं वो हम पूरे होने नहीं देंगे। अच्छा सुनील भाई, लेकिन आप मुझे ये समझाइए, मैं भी काफी दिन से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई कि अनिल मिश्रा क्या सिर्फ अकेले इसको इतना बड़ा जो है मुहिम लेके उठा रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले मैं बताऊं, कुछ दिन अगर अब से 1-2 दशक पहले तक कोई इस तरह के सवाल भी उठाता तब भी लोग उस पर हंसते, लेकिन आज में जो है सोशल मीडिया से लेके और कई जगहों पे उनको वैलिडेशन मिल रहा है ना, उनके स्वागत हो रहे हैं, उनका जो है फूल मालाएं पहनाई जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वैलिडेशन मिल रहा है। किसी आदमी का ये बात करना कि अम्बेडकर के खिलाफ, बाबा साहेब के खिलाफ बात करना, और बाबा साहेब को के बारे में जो भी वो कह रहे हैं, है ना, उस तरह की बातें करना अलग है और उसको वैलिडेशन मिलना अलग है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इतना वैलिडेशन क्यों मिल रहा है उनको? देखिए उसमें सीधा सीधा उनको नेता बनना है और उन्हें राजनीति करना। अभी मध्य प्रदेश के अंदर बार काउंसिल के इलेक्शन के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ऐसी होगी कि भाई पूरे प्रदेश में जो जबलपुर हाई कोर्ट हमारी खंडपीठ है उसका बार काउंसिल का उनका अध्यक्ष बनना है, उस तरह का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये अच्छा। इनका एजेंडा ज़्यादा सक्सेस होने वाला नहीं है। और देखिए कि एक चीज अब एक चीज और बताइए। जनता में सच्चाई मान चुकी है, और सिर्फ एक ही मतलब कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए हैं और वही उनके साथ है। बाकी पूरा बहुजन समाज, अच्छा। पूरा भारत देश हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि उस दिन जिस दिन की आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जब बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के बाहर ही थी, ट्रक में मूर्ति थी और अंदर घुसने नहीं दिया गया ट्रक, उस समय बहुत कुछ बवाल हुआ। उस दिन आप क्या वहां पे मौजूद थे? क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए उस दिन हमारी टीम वहाँ पर जो हमारे एडवोकेट है राय सिंह बौद्ध है ना, ये लोग वहाँ पर पूरी टीम मौजूद थी। और उस दिन मतलब वो प्रतिमा बिल्कुल समझ लीजिए आप कि लगी जाती प्रतिमा, लेकिन प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया कि हम इसको विधिवत तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर फिर ऊपर से हो सकता है कि सरकार के फोन आ गए इनके पास में कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं, नहीं तो प्रतिमा तो उस दिन लग जाती। और हमारी टीम फ्रंट फुट पे वहाँ पर आज तक लड़ाई लड़ रही है, अभी तक भी हमारी टीम फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रही है। अभी इवन मैं भी ग्वालियर गए थे हम लोग 6 तारीख को लेकर, परमिशन को लेकर हम लोग वहाँ के SP और वहाँ के DM महोदय से मिले थे। तो उन्होंने भी कहा है कि हम भी इस चीज़ को प्रोसीजर जल्दी फॉलो कर रहे हैं। और अब देखिए ना कि वो मतलब जो प्रतिमा वाला मामला है, अब उस चीज़ से वो हट के अब उनका क्या है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर देंगे, है ना, और सनातन की स्थापना करेंगे। अब मुझे बताइए कि सनातन की परिभाषा क्या है भाई? जहाँ पर आप लोग अधिकार खत्म करके किसी एक जाति को आप सर्वोच्च घोषित करके उनका गुलाम बनाना चाहते हैं, क्या ये आपकी आइडियोलॉजी है? ये मनु का विधान है और ये मनुस्मृति से प्रेरित है, और हम ये चीज लागू होने नहीं देंगे। अच्छा, इसमें देखिए एक तर्क उनका ये है, मैं उनकी तरफ से तर्क आपको से पूछ रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि साहब बाबा साहब तो मूर्ति पूजा और मूर्ति का विरोध करते थे, आप लोग क्यों उनकी मूर्तियां लगाते हैं? किसकी मूर्ति? बाबा साहेब
मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो अनिल हाँ। मिश्रा की तरफ से ये तर्क आता है कि भाई जब बाबा साहब तो मूर्ति पूजा का और मूर्ति का विरोध करते थे, तो आप लोग क्यों बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में या किसी और जगह भी? देखिए, ये तो बात सत्य है कि प्रतिमा तो लग कर रहेगी। प्रतिमा तो लग कर रहेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बाबा साहेब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जी। ये एक तर्क आता है, तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग? देखिए, मैं हम बताना देखिए क्या है कि आज बहुजन समाज के अंदर इतनी आस्था है बाबा साहब अम्बेडकर में कि भाई वो जहाँ पर भी जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे संविधान निर्माता की प्रतिमा बहुत कम है ना। और जिन्होंने उन्हें गुलामी से आज़ाद कराया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का, खाने पीने का अधिकार दिया और अच्छे से जीवन जीने का अधिकार दिया, तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई चाहता है कि भाई ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लगाकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, उनसे प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन पर चले। तो इसलिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो स्थापित करना चाहते हैं। और इवन भीम आर्मी ने बहुत पूरे प्रदेश के अंदर जब जब भी समाज ने बोला है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्थापना है, उनकी प्रतिमा लगवाना है या कहीं पर अगर उनकी प्रतिमा खंडित कर दी जाती तो उसके लिए लड़ते हैं। ठीक है। सुनील भाई, अनिल मिश्रा पे आखिरी सवाल है, इनका चैप्टर क्लोज करते हैं। मुझे लगता है ज्यादा ही टाइम हम लोगों ने दे दिया कुछ अनिल मिश्रा हाँ, इसलिए वो अनिल मिश्रा इस लायक भी नहीं है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बात कहूँ। वो बता दूं आपसे कि अनिल मिश्रा को उसके घर परिवार ने बाहर निकाल दिया है और वो मानसिक रूप से अब रोगी है और वो उसका पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बता दूं मैं आपसे। और चाहे तो आप अपने स्रोत निकाल के सर्च करवा लेना कि परिवार ने उनका बायकॉट कर दिया है। अच्छा, अब ठीक जिस है। तो व्यक्ति के साथ हम आगे परिवार बढ़ते नहीं है, हैं, समाज आगे नहीं बढ़ते है, हैं, तो उसके है ना साथ सुनील भाई? क्या वो चीज कर सकता है क्या? जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनसे। और हम्म। मैं अब थोड़ा सा आपके मध्य प्रदेश की तरफ ही आना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में, हमारे देश में दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है दलित एट्रोसिटी उस सेंस में होती है कि बारात रोक दी या घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। बहुत, मैं तो कई तस्वीरें देखता हूँ कि बड़ी बहुत पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दलितों की बारातें निकल रही है। इसे मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये यहाँ से इस तरह की खबरें बहुत सुनने को मिलती है। तो दलित एट्रोसिटी, आप भीम आर्मी संगठन वहाँ काफी दिनों से जो है सक्रिय है, काफी टाइम से। और मैं आए दिन देखता भी हूँ कि सक्रियता की कई सारी सबूत मिलते भी है ना। आप बहुत जगह जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं और लोगों का साथ भी जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा खबरें इस तरह की मध्य प्रदेश से क्यों सुनने को मिलती है, और सरकार इस पे क्या टेक, आपकी क्या बातचीतें होती है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ से मुख्यमंत्री साहब का जिला है वहीं से मैं भी हूँ। और ये जो पूरा बेल्ट है अपना, मंदसौर, नीमच और आगर, शाजापुर में तो नहीं होती है, लेकिन इवन उधर अपना बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, इधर निमाड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि ये सामंतवादी सोच के जो लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं या दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तक के लोग हैं कि इनकी जो बारातें हैं वो इनके मोहल्लों से निकले हैं या फिर ये अच्छे अच्छे घोड़ी पर बैठ कर निकले हैं। तो इन्हें ये ऐसा लगता है कि अगर कोई दलित बुलेट पर बैठ कर निकल गया तो उनकी संघ के खिलाफ माना जाता है। ऐसी इनकी सामंतवादी सोच है। अगर कोई व्यक्ति गांव के अंदर अच्छे हर्षोल्लास से शादी कर दे तो उन्हें लगता है कि यार ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया। इसके बाद फिर अगर कोई व्यक्ति अगर नौकरी लग के, आर्मी की नौकरी लग के या IAS IPS बन के भी अगर आ गया तो वो भी इनको अखड़ता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये चाहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से यहाँ के दलित, पिछड़ा, आदिवासी और ये लोग रहे और उसी प्रकार से ट्रीट करें। तो इसके चलते ये घोड़ी पर इनको बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन अब आप देखना कि जब से हम लोग सक्रिय हुए, भीम आर्मी सक्रिय हुई, मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे नेताजी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, कि उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के अंदर एक आँख फूकी है। तो आज गांव के अंदर अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी को याद करते हैं। और भीम आर्मी ने, मैंने स्वयं नीमच के अंदर में एक बार गया, वहाँ पर दूल्हे ने बोल दिया कि भाई हम तो
जब तक सुनील रस्ते जी नहीं आएंगे मैं घोड़े नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे अच्छा। प्रशासन ने लगातार रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई वो दूल्हा मान ही नहीं रहा है। दूल्हे ने बोल दिया कि भाई साहब जब तक नहीं आए तब तक मैं घोड़े नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं गया तो आप सोचेंगे कि उनकी सोच कितनी, प्रशासन लगा, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी सब लगे। तो उन्होंने जिस रास्ते से बारात निकलने वाली थी वो रास्ते में उनकी घर की दीवार तक गिरा दी। तो फिर हमने कहा कि ये अच्छा। दीवार हटाओ, हम तो जुलूस निकालेंगे। तो इससे क्या है कि स्वाभिमान पैदा हो रहा है समाज के अंदर कि भाई कोई तो लड़ रहा है उनके लिए। और हमने लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट है या अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो आप विशेष प्रावधान कानून का बना रहे हैं, उसी प्रकार से जो इस प्रकार की जो घोड़ी पर बैठने या जुलूस रोकने या रविदास जी का जुलूस रोकने या अंबेडकर जयंती पर मनाने, तो इनके विरुद्ध आप एक स्पेशल कानून लेके आए ताकि ये घोड़ी रोकने वाले जो जातंकवादी हैं, जो मनु प्रदूषण फैलाते रहते हैं, तो इनका प्रदूषण कम हो। लगातार अच्छा, हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री तो खुद जो है ओबीसी से आते हैं जी? और पिछड़े वर्ग से आप तो मुख्यमंत्री मोहन यादव तो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उसके बावजूद भी ये हालात हैं। जी, मुख्यमंत्री तो खुद जो है जब ओबीसी वर्ग से आते हैं तो इस सब चीजों पे तो उनको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। और लगातार हमारी ये मांग आती रही है कि भाई इसके पहले भी ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री थे, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी थे ओबीसी समुदाय से, और ये भी हैं। और आप तो देखें ना कि भाई मोहन यादव जी खुद प्रताड़ित हैं। उनको भी जब उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का आरक्षण डंके की चोट पर 27% आरक्षण दूंगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये सवाल मैं आगे पूछने वाला था, इनके खिलाफ हो अभी आप गई। छेड़ ही दिया और आपने। गाली गुप्ता इनके खिलाफ अनर्गल बातें कही, तब भी हम लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया और पे हम तो लोग सोशल मीडिया पे पूरा कैंपेन चला दिया था उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल उनको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और ये इस प्रकार से बातें कही गई। और फिर सनातन द्रोही बोल रहे थे लोग उनको। जी जी, तो ये चीजें कही गई हाँ। आप लोग ठीक है, आप लोग जहां भी एट्रोसिटी होती है या कोई और भी चीज होती है तो भीम आर्मी वहां पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम देखते हैं कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें जो है आपके जो विरोधी हैं या बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार आप लोग जो है बड़ा भड़काऊ, आप लोग बड़े भड़काऊ बातें करते हैं और जो है युवाओं पे मुकदमे लगवा देते हैं। आप इस तरीके से आप बहुत एग्रेसिव हैं भीम आर्मी के लोग, और वो युवाओं पे मुकदमे लगवा रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं, इस पे आपका क्या जवाब है? नहीं, ये गलत। ये पूरा जो है ना मनुवादी सिस्टम, ये जैसे भीम आर्मी की पावर बढ़ रही है तो उसको बदनाम करने का ये प्रयास करते हैं। अब आप कुछ समय पहले तो ये आरोप लगाया कि भीम आर्मी को फॉरेन से फंडिंग आती है ना, पाकिस्तान फंडिंग करता है ना, इसी प्रकार के आरोप लगाए है ना। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आप तो जांच करवा लीजिए भाई। तो ये क्या है कि ये डर बैठ गया इनको कि भाई ये जो भीम आर्मी है इतने कम समय में इतने लोगों को जागरूक कर दिया, और ये सरकार बनाने की बात करते हैं, ये विधायक सांसद की बात करते हैं, इस देश में प्रबुद्ध राज भोजन राष्ट्र की वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है, तो ये इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आज बताइए कि मेरे कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में काम किया, किसी पे मुकदमा नहीं हुआ। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के हिसाब से हम चलते हैं, प्रशासन की बात मानते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर हम असंवैधानिक लोग होते तो जब सरकार को लगा, अभी 15 अक्टूबर को हमने कहा कि हम 1 लाख जूता लेकर ग्वालियर जाएंगे, तो सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि नहीं भाई माहौल बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना है। तो प्रशासन ने बोला कि भाई आपका बड़ा संगठन है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन आप ही का है, तो आप ये चीज़ें ना करें। और इसी प्रकार फिर हमारी टीम कम से कम 5 से 6 मरतबा मीटिंग हुई प्रशासन से, और फिर हमारी टीम ने डिसीजन लिया कि भाई हम लोग इस चीज़ को अस्थायी रूप से स्थगित करने का हमने प्लान किया और वो चीज़ की। तो ये सरकार को पता है हमारी ताकत, और मनुवादियों को भी हमारी ताकत पता है। इस पे अभी जो आपने वो 15 अक्टूबर वाला जो आंदोलन था जिसमें आप जूता आंदोलन था, उसमें जब आपने कैंसिल कर दिया, प्रशासन से आपकी जो भी बातचीत हुई उस पर तो बड़ा सोशल मीडिया पे आपको बैक किया गया और अनिल मिश्रा के समर्थक कहने लगे कि भाई डर गए। देखिए, हम किसी के बाप से नहीं डरते, ठीक है, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन प्रशासन और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से जो बातें कही कि आपकी मुझे मांगे हैं, वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आप बताओ मुझे कि उस 15 अक्टूबर के बाद में जो अनिल मिश्रा जिस प्रकार से की टिप्पणी कर रहा था, आप मुझे बताइए कि अब उस प्रकार चीज़ें हो रही है? तो ये सब चीज़ें थी। और देखिए विरोधी लोग तो वो तो आप देखो ना, वो तो आप देख सकते हैं कि उनका तो एजेंडा यही है कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को नीचे दिखाया जाए। वो हमारे अंदर छोटी छोटी खामियां निकालते हैं। क्या आप बताते हैं कि अभी जैसे कि हम लोगों ने अभी इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं, तो बोले कि भाई ये तो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या हम लोगों ने संगठन बनाया, पार्टी बनाई हमारी, तो क्या दूसरों को समर्थन देने के लिए बनाई? तो ये इस तरह का इनोसेंस फैलाते हैं और ये इनकी फेलियर है। अगर इनको लगता है कि भाई ये चीजें हैं तो वो दिखाते रैली करके वहाँ पे। हमने तो अभी कॉल किया 6 तारीख को कि हम 6 तारीख को वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। सरकार उस पर भी हमें अनुमति नहीं दे रही है। लगातार हमारी टीम बात कर रही है। तो ये ताकत है। और मैं बता दूं आपसे वकार भाई एक बात जी। कि मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि भोपाल के अंदर इस देश की सबसे बड़ी हमने रैली की थी आरक्षण के समर्थन में। इतने लोग आए थे कि भोपाल के अंदर पैर रखने जगह नहीं थी। अच्छा। और जिनको अगर ये भ्रम है कि भाई हम डर गए, तो वो अपना इतिहास उठाकर देख ले। हमारा इतिहास वही है कि हमने जब हमारी वाली बात आई थी तो हमने 1818 के अंदर भीमा कोरेगांव युद्ध में 500 महारों की सेना ने 28,000 पेशवाओं को दूर चढ़ा दी थी। तो इतिहास जरा पढ़ ले। हम किसी से डरने वाले भी नहीं, झुकने वाले भी नहीं। अब उसी इतिहास को याद दिलाते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली है, सनातन एकता यात्रा। वो कह रहे हैं कि भैया अपना इतिहास याद करो और जो है सनातन सारे सनातनी एक हो जाओ और एकता लेके आओ और फिर हिंदू राष्ट्र का निर्माण कराओ। इस पे आप लोगों का क्या कहना? देखिए हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र के अंदर आज के वर्तमान के SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो सब लोग आते हैं। तो इनका एजेंडा है कि ये संविधान जब से देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो अब राजा का बेटा राजा रानी के पेट से पैदा होना बंद हो गया। लोगों के वोट से और लोगों के मत से राजा पैदा होता है अब। तो सबसे बड़ी इनकी यह कर रहा है। दूसरी बात कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भाई है हमारे मध्य प्रदेश के ही धीरेन्द्र शास्त्री, वो अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आप जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आप तो किसी दलित के घर पे रोटी बिट्टे का व्यवहार करें, किसी पिछड़े के घर पे रोटी बिट्टे का व्यवहार करें, किसी आदिवासी के घर पे रोटी बिट्टे का व्यवहार करें। और वो बात करते हैं उनका खुद का भाई, उनके खुद के भाई पे एट्रोसिटी एक्ट लगा है। वो खुद उनका भाई हमारे दलित समाज के, अहिरवाड़ समाज की एक शादी के अंदर उत्पात मचाया उसने। लेकिन वो कहते हैं कि हमने मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा तो सारे नाते तोड़ दिए उससे। नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको विद प्रूफ कि उस यात्रा के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने भी कैंपेनिंग संभाली थी। वो भी उस यात्रा में थे। इस यात्रा में? हाँ, इस यात्रा में। अच्छा। हाँ। लेकिन कहीं मतलब किसी ने दिखाया तो है नहीं उनको। मैं आपको मेरे पास है, रखा है, वीडियो भेजूंगा आप। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो आप हमको भेज दीजिएगा। इसके जवाब में भीम आर्मी की मध्य प्रदेश इकाई ने ही जो है एक रैली का, एक यात्रा का ही प्रस्ताव रखा था, जो ठीक इसके समापन पे ही जो है शुरू होनी थी 16 तारीख को ही। लेकिन वो उस टाइम शुरू नहीं हो पाई। अब खबर है कि 6 दिसंबर को चंद्रशेखर भाई आएंगे वहां और वो शुरू करेंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखिए वो उस विषय पे हमारे साथी है वो, और वो मनुवाद के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल। और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी उनका साथ दिया है और हम लोग साथ हैं। हाँ, साथ हैं हम लोग। और बिल्कुल जो भी मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ। चलिए सुनील भाई, राजनीति की बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा जरा पर्सनल बात करते हैं। हो गया इंटरव्यू बस भाई, ज्यादा राजनीति ठीक नहीं है। ये बताइए, आप चंद्रशेखर आजाद से भाई से पहली बार कब मिले थे? क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका उस टाइम का? कुछ बताइए हमको। देखिए चंद्रशेखर आजाद जी हमारे भाई हैं। और जब शब्बीरपुर कांड हुआ था तो उसके पहले से हमारी बातचीत थी।
इन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी ने एक फोटो डाला था सोशल मीडिया पर, गढ़गोली में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया था। हाँ, बोर्ड तो लगाने के मैं बाद। उस बोर्ड से काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने फिर इनके बारे में सर्च किया। फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए और तब से हमारी बातचीत थी। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद शब्बीरपुर कांड हो गया। तो शब्बीरपुर कांड में वहाँ पर हमारे दलित समाज के भाइयों को इतनी बेदर्दी से पीटा और बहुत मतलब उसके अंदर घर भी जलाए गए। तो इन सब चीज़ों के विरुद्ध दिल्ली में जंतर मंतर पर एक रैली हुई थी। तो हम लोग उस रैली पे गए थे और उस रैली में जाकर फिर हमने ये प्रण ले लिया कि आज के बाद हम जहाँ पर भी काम करते थे, हमारा भी संगठन था पहले, हम लोग लगभग मैं 2010 से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, समाज सेवा फील्ड में। अच्छा। तो फिर हमने ये तय कर लिया कि हम लोग अब भीम आर्मी में जुड़कर हम लोग काम करेंगे और तब से लगाकर आज तक लगभग 8-9 साल होने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी और पूरी जो हमारी भीम आर्मी है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं और जब तक जीवित है जब तक खड़े रहेंगे और न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अच्छा। आप देखना, आप कभी फ्लैशबैक में जाएंगे तो सबसे बड़ी जो रैली थी, लगभग 1500 प्लस कारें हम लोगों ने, नेमावर जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पर हमारे आदिवासी परिवार को 10 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया था, बच्चियों से रेप किया था। तो उसमें हम लोगों ने मांग थी कि सीबीआई जांच की मांग हो, सीबीआई की जांच हो इसके अंदर। तो उसको लेकर हमने चंद्रशेखर आजाद जी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर रैली की थी। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 1500 प्लस गाड़ी निकाली थी। अच्छा। पूरा देश हिल गया था उस समय पे। फिर दूसरी रैली हम लोगों ने भोपाल के अंदर निकाली थी। भोपाल का तो पता ही है पूरा सबको, कितने लोग आए थे। फिर एक बार मैं आगर में भूख हड़ताल में बैठा था हॉस्पिटल के नाम को लेकर, तो वहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद जी को हमने बुलाया था। बहुत सारी मतलब मध्य प्रदेश के हमने बहुत सारी रैली की है और चंद्रशेखर भाई का भी हमारे प्रति बहुत अच्छा अभी तक प्रेम बना हुआ है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक बात अभी आप देखेंगे कि जी 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 मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की एक सबसे अच्छी क्वालिटी आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? सबसे अच्छी क्वालिटी के उनमें भाईचारा है, वो सबसे प्रेम करते हैं और अपने लोगों के प्रति न्याय के लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, या इवन किसी से भी लड़ना पड़ा तो लड़ जाते हैं, लेकिन झुकते नहीं और नहीं पीछे हटते हैं। और अगर मैं कहूँ आप चंद्रशेखर भाई के लिए एक एडवाइस, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे बड़े भाई, हमारे नेताजी है और वो उनका आदेश का हम पालन करते हैं और वो जो कहेंगे हम उस पर काम करते हैं। मैं किसी प्रकार की उनको एडवाइस नहीं देता, ना आज तक दी मैंने। ओके, रैपिड फायर में आपके लिए पहला सवाल ये है कि इनमें से बेहतर सीएम कौन है, बहन जी, अखिलेश जी या फिर योगी जी? इनमें से कौन बेहतर सीएम है? अब देखिए, इसमें तो अभी तक तो बहन जी बेहतर सीएम रही है और अब आने वाले समय में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी बेहतर सीएम साबित होंगे भविष्य में। और तो ये अगला सवाल ये है आपके लिए रैपिड फायर राउंड में कि बेहतर प्राइम मिनिस्टर कौन, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? अगला प्राइम मिनिस्टर हमारे नेताजी बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी। नहीं, बेहतर प्राइम मिनिस्टर कौन? सवाल आप पूछ रहे हैं। बेहतर प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी, कौन बेटर प्राइम मिनिस्टर है? देखो, दोनों ही बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर बेहतर प्राइम मिनिस्टर होते तो इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अभी तक भटकना नहीं पड़ता दर दर। आज तक देखिए कि ना तो उनको आरक्षण मिल पा रहा है, ना ही नौकरी में, और सारी चीजें मतलब खत्म हो रही है, सरकारी चीजें। ओके, फेयर इनफ। तो दोनों ही नहीं है। ओके, फेयर इनफ। अगला सवाल, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद, भविष्य का नेता कौन? भविष्य के, देखो, वर्तमान के नेता भी चंद्रशेखर आजाद जी हैं और भविष्य के नेता भी चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और ये आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो राजकुमार है, युवराज है और दलितों के घर में जरूर पैदा हुए, लेकिन एक जो होता है ना सिस्टम, पेश से कभी उन्होंने संघर्ष किया नहीं, सड़कों पे कभी लड़े नहीं, न कभी लाठी खाए, न कभी जेल गए, न कभी मुकदमे झेले और न ही कार्यकर्ताओं के लिए कभी उन्होंने धरना दिया। ओके, तो इनका तो आप नाम छोड़ दीजिए।
सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं संघर्ष कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल है काशीराम साहब या बहन जी, विजनरी नेता कौन इनमें से? देखिए काशीराम साहब ही विजन लेके आए थे। उन्होंने 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, ठीक है। उन्होंने ही पूरे बहुजन समाज को लेकर बात कही और उन्होंने समाज को बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया और उनका विजन था कि इस देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाया जाए, प्रबुद्ध भारत बनाया जाए। ओके, बहन जी या चंद्रशेखर आजाद, इनमें से बेहतर नेता कौन लगता है आपको? इनमें बेहतर नेता तो चंद्रशेखर आजाद जी। ओके, ठीक है सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और बाकी फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। और 26 तारीख को आप लोग रैली करने वाले हैं मुजफ्फरनगर में, उसके लिए भी जो है आपको शुभकामनाएं। फिर बात होगी। बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम।